बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत बड़े शायर मीर दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है, साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके सागर चले। तो मैंने आपकी इजाज़त से इसमें एक लफ्ज़ का हटाव करके, थोड़ा सा रद्द-बदल करके इसे मुशर्रफ ब तहरीक इंसाफ कर दिया है, इस सूफियाना शेर को। और मौजूदा हालात में जो मंजर चल रहा है तो उसके पेश नज़र ये शेर आपको पसंद आएगा कि साकिया यहाँ लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके पाउडर चले। तो नाजरीन, कल पाउडरियों का इजलास, माफ़ कीजिए, तहरीक इंसाफ की हाई कमान का इजलास था। तो उसमें जो मंजर था, जो बताने वाले ने बताया है कि सबके चेहरे देखने वाले थे, यानी हर आदमी दूसरे का चेहरा देख रहा था और सारी जो हाई कमान थी एक दूसरे के चेहरे देख रही थी, क्योंकि सबके चेहरे देखने वाले थे। तो सबके चेहरों में ऐसा क्या देखने वाला था, उसकी झलक फिर जब इमरान खान ने तकरीर की, उस तकरीर से वो झलक सामने आ गई। तकरीर क्या थी? एक फरियाद थी। पहले तो उन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया कि ये क्या हो रहा है, एक सजा याफ्ता मुजरिम को अहल बनाया जा रहा है और उसे चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने की कोशिश हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि सजा याफ्ता मुजरिम चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाए? और उसकी नाअहली ख़त्म करने के लिए रस्ते निकाले जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि रस्ते कौन निकाल रहा है, लेकिन ये बताया कि रस्ते निकाले जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर सब जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। नाज़रीन, ये फरियाद थी उनसे जिनके बारे में उसे शुबा है कि वो नवाज शरीफ को अहल करार देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम वाक़यतन चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, ये बात उनकी सही है, लेकिन क्या नवाज शरीफ वाकई सज़ा याफ्ता मुजरिम है? उन्हें अदालतों से सज़ा दी थी। उन्हें तो सबको पता है कि अदालतों के ज़रिए से सज़ा किसी और ने दिलवाई थी। कोई फैज़ वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन थी जिसने सज़ा दिलवाई, जिसका हेडक्वार्टर उस वक्त आर्जी तौर पर सीरीन होटल में बना हुआ था, और वहाँ से फैसले लिख लिख कर आ रहे थे और सुनाए जा रहे थे। एक ऐसी तनख्वाह जो नवाज शरीफ ने वसूल ही नहीं की, उसको असासों में डिक्लेयर ना करने की वजह से ताहयात नाअहल कर दिया गया। इमरान खान बताएं ये कौन सी सज़ा थी? दुनिया के किसी और मुल्क में इस सज़ा की नज़ीर मिलती है? तो इमरान खान को भी पता है सज़ाओं में हकीकत कितनी सी और सज़ाओं में ड्रामा कितना था। इस सारे फसाने के वो मरकज़ी किरदार थे, उनको तो अच्छी तरह पता है। तो फिर भी ये वो फरियाद कर रहे हैं तो वो दरअसल कोई इंसाफ की दुहाई नहीं दे रहे, बल्कि अपने लाने वालों से कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब खुलासा ये है कि इमरान खान को पता चल गया है और उसकी पार्टी को भी पता चल गया है कि अब उनका चल चलाओ है, तो अब जितने अरसा वो पाउडर पर गुजारा कर सकते हैं करें, पाउडर का दौर चलाएं। और उनको ये भी पता चल गया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, की तकरीर थी नवाज शरीफ की, जिसमें उन्होंने आने का इशारा दिया था, लेकिन मैंने इस पर कल तबसरा नहीं किया। अगरचे मैंने अपने विलाग में इसका जिक्र किया था, लेकिन तस्करा करने में कुछ चूक नहीं हुई थी, बल्कि ये एहतियात थी कि इस तकरीर का पहले मतलब समझ लिया जाए कि वो अपने वर्कर्स को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं या वाक़तन उन्होंने अपने आने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। उनके अल्फाज थे कि मैं बहुत जल्द आपके दरमियान हूँगा, आपके साथ हूँगा। तो अल्फाज की हद तक तो ज़ाहिर है ये एक मुबहिम सा बयान है, क्योंकि बहुत जल्द से मुराद कई साल भी होते हैं, बहुत जल्द से मुराद एक दिन भी होता है। तो नवाज शरीफ की मुराद क्या थी, और क्या वो अपने साथियों का, कारकुनों का हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन कि कल दिन भर मुख्तलिफ मालूमात के माखज़ देखे, उनसे राब्ते किए, राब्ते कुछ हुए भी, और इधर उधर से जो पता चली चीज़ें, उनके मुताबिक जो खुलासा ये है कि नवाज शरीफ वाक़तन पाकिस्तान आ रहे हैं और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो दस्तयाब हो गई है। मेरा इशारा किसी डील की तरफ नहीं है, बल्कि इस तरफ है कि उन्हें चाहिए था वर्करों का और कारकुनों का और आवाम का जोश व खरोश। पिछली मरतबा जब वो गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान आए थे तो बहुत बड़ा मजमा उस वक्त भी साथ निकला था, लेकिन वो शहबाज शरीफ ने उन्हें एयरपोर्ट तक जाने नहीं दिया। इस मरतबा जो मजमा निकलेगा, जो मुस्लिम लीग नून के हलकों की रिपोर्टें हैं और जो इंटेलिजेंस भी जिनसे अच्छी तरह बाखबर है, वो बहुत बड़ा मजमा होगा। इतना बड़ा मजमा होगा कि माजी के तमाम रिकॉर्ड और जितने भी आप तसव्वुर कर सकते हैं या अंदाज़ा कर सकते हैं, उनसे बड़ा मजमा होगा। और इस बात की अब कोई अहमियत नहीं है कि वो पाकिस्तान जब उतरेंगे तो एयरपोर्ट से सीधा जेल जाएंगे या ज़मानत उनकी हो जाएगी या उससे पहले कुछ हो जाएगा। इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले कुछ हो या ना हो या वो जेल जाएं, लेकिन वो जो शो होगा तारीख का, बहुत बड़ा शो होगा। और उसके लिए मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मुकामी अपने अपने इलाकों में मुकामी सतह पर उनको तैयारी के इशारे मिल गए हैं। और ये बात भी अज़राह तफन्नुन में कह रहा हूँ कि इस मरतबा
शहबाज शरीफ भी उस जुलूस को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये एक शो होगा जिसके लिए जो हजरात डील का शोर मचाते हैं, मैं उनके से मंजर में ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई डील नहीं हुई, लेकिन वो जो खुदाबंदान पाकिस्तान है उन्होंने इस सूरत हाल को कबूल कर लिया है, यानी तस्लीम कर लिया है। तो सूरत हाल को कबूल करने या तस्लीम करने में एक मजबूरी का उनसर होता है, डील का उनसर नहीं होता। डील नहीं हुई है, लेकिन नवाज शरीफ की वो उस शर्त का रास्ता हमवार हो गया है, और जिसको आप कह सकते हैं कि ये डील नहीं है, बल्कि जिसको कहा जाता है कि और इसके सिवा चारा ही कुछ नहीं था। तो ये वाली बात हुई है उनके साथ, उन लोगों के साथ जो पहले नहीं मान रहे थे। और वो शर्त जो है जिसका रास्ता हमवार हो गया है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी इमरान खान के जाने के बाद, ये 1.5 साल के लिए नहीं होगी, ये चंद महीनों के लिए होगी और इलेक्शन करा के चली जाएगी। अब तक जो मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे तो उसकी वजह यही मामला था, और नवाज शरीफ इस शर्त पर डटे हुए थे। दूसरी तरफ से लेतोलाल से काम लिया जा रहा था, टाला जा रहा था, बहाने बनाए जा रहे थे, कई उज़र पेश किए जा रहे थे, हालात की नज़ाकत का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वो नवाज शरीफ नहीं माने, और अब वो उन्होंने एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि नोट करना वो कर दिया है। तो चुनांचे अब ये तकरीबन तय है कि जो नई हुकूमत आएगी वो 1.5 साल की नहीं होगी, 1.5 साल के लिए नहीं होगी, वो मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी और इलेक्शन कराएगी। और इलेक्शन में कौन जीतेगा इसकी सारी रिपोर्टें इस्टेब्लिशमेंट के पास भी हैं, मीडिया के पास भी हैं, आवाम के पास भी है, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। यानी ये कोई अब खुफिया राज नहीं रहा कि एक सैलाब जो है वो निकलेगा और मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है अब उसको रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली मशीनें जो है, ईवीएम जिनको मैं धांधली वाली मशीनें कहता हूँ, उनका भी जो हशर नशर कर दिया खुद गवर्नमेंट ने। ज़िमनी तौर पर बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें मशीनें दो, हम इसका ट्रायल कर सके। हुकूमत ने कहा हम देंगे, बड़ी खुशी से देंगे, लेकिन जब देने का वक्त आया तो इनकार कर दिया, क्योंकि पता था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनें इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगी और उनकी जांच पड़ताल करेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसको पता चल जाएंगी कि इनके साथ आखिर गेम क्या होनी है। मशीनें देने से इनकार कर दिया और साथ ही फिर ये प्रोपेगेंडा भी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन झुक गया है और वो ईवीएम पर मान गया है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजाहत में इनकी सख्ती से तरदीद कर दी और कहा है कि ये हम पर दबाव डालने का हथकंडा है, हम पर दबाव ना डाला जाए, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ठोस बातें की है दो। एक, उन्होंने कहा है कि इन मशीनों की टेस्टिंग थर्ड पार्टी के ज़रिए होना बहुत ज़रूरी है, यानी ये नहीं कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से कहा और वो हाँ कर दे। और दूसरी बात यह कि इनकी टेंडरिंग आलमी मेज़ार के मुताबिक होना भी ज़रूरी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये है कि जो इमरान खान के दो प्लान थे, एक तो ये कि इस धांधली वाली मशीन के ज़रिए चालाकी वगैरह करना, खैर वो तो खारिज इम्कान हो गए वैसे ही, तो उसका रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया कि पहले हम चेक करेंगे कि ये मशीनें, इन मशीनों में क्या ख़राबी है, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको हैक किया जा सकता है, इनके अंदर रद्द-बदल किया जा सकता है, इनमें क्या ख़राबी डाली जा सकती है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। एक तो मसला ये ख़त्म हो गया। और दूसरा, इमरान खान का जो प्लान था कि वो अपनी मर्ज़ी के टेंडर देकर अपनी मर्ज़ी की मशीनें और करप्शन करेगा, मर्ज़ी की मशीनें खरीदेगा और कमीशन कमाएगा, मर्ज़ी के इदारे को टेंडर दे के। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका रास्ता भी बंद कर दिया कि टेंडरिंग जो होगी वो बैनुल-अक़वामी मेयार और कायदों के मुताबिक होगी, ये रास्ता भी बंद। दोनों बातें ख़त्म। ये तो इस वक्त का मामला है वोटिंग मशीनों का, वो उस पर हम इस तरीके से बात कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने की है, लेकिन हकीकत ये है कि वो मशीनें आएँ या ना आएँ, उनकी टेंडरिंग कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, जैसी भी हो, अब इमरान खान उनसे इस मामले में एक गैर मुतअल्लक़ शय बन गए हैं और उनकी हुकूमत भी एक गैर मुतअल्लक़ शय बन गई है। और इमरान खान को आने वाले हालात का जिस तरह एहसास हुआ है, उससे उसका दिमागी तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ा है और जिस तरह उसने अपनी पार्टी की तंजीमें तोड़ दी हैं, ये उसके लिए जग हसाई का बास बनी है, क्योंकि पार्टी तंजीमें इस तरह नहीं तोड़ी जाती। ये तो इमरान खान ने दुनिया को दिखा दिया कि तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि उसकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जब उसका दिल आया उसने तोड़ दिया और तोड़ने की वजह बनाया पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में जो शिकस्त हुई है उसकी ज़िम्मेदारी डाली। हालांकि ज़िम्मेदारी पूरी पार्टी की सीनियर क़यादत इसकी ज़िम्मेदार है। इस सिलसिले में एक मज़ेदार वाक़या ये हुआ है कि पेशावर के मेयर के लिए PTI ने जिसको टिकट दिया था उसने
10 करोड़ रुपए इसके एवज रिश्वत के तौर पर दिए थे। अब वो 10 करोड़ रुपए वापस मांग रहा है। ये बड़ी मज़ेदार सूरत हाल पैदा हो गई है। तो जिसको दिए थे वो कहता है मैं कहाँ से दूँ, मैंने तो कुछ हिस्सा ऊपर पहुँचा दिया है, कुछ हिस्सा इधर उधर बांट दिया है, अब मैं कैसे कहाँ से वापस लाऊं। ये एक दिलचस्प फड्डा है। और दूसरा ये हुआ है कि एक तो मैंने बताया था कि कल तहसील नाज़म के एक और नतीजा बदल गया है, वहाँ धांधली साबित हो गई। दोबारा गिनती में JUI का उम्मीदवार जीत गया, यानी तहसील नाज़म की एक सीट PTI की और कम हो गई। ये गालबन किरक का इलाका था, कल मैंने बताया था। अब एक और इलाका है, वो बन्नू की तहसील है, कोई कक्की शायद उसका नाम है, सही लिखा नहीं गया। तो वहाँ से इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं, मुतल्लका प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह, उन्होंने बताया कि यहाँ न सिर्फ ये है कि बोगस जाली बैलेट पेपर इस्तेमाल किए गए, बल्कि असली बैलेट पेपर्स पर जाली मोहरें भी लगाई गई। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने उसका नतीजा रोक दिया। वहाँ PTI को उम्मीदवार जीता था, तो उसका नतीजा रोक दिया है। दोबारा गिनती होगी और या जो भी फैसला होगा दोबारा गिनती होगी या दोबारा पोलिंग होगी, तो उसके नतीजे में ये डेफिनेट है कि तहरीक PTI का उम्मीदवार वहाँ से भी हार जाएगा। यानी कि 2 दिनों में 2 सीटें उसके हाथ से और निकल गई। और नाज़रीन, मैंने बड़े इसरार के साथ ये बात की थी कि PTI जहाँ जहाँ से जीती है वहाँ धांधली से जीती है। और ये अलग बात है कि कुछ धांधली इस तरह हुई कि वो रिपोर्ट हो गई और कुछ धांधली इस तरह हुई कि रिपोर्ट नहीं हो सकी। वरना PTI का हाल हर हल्के में पतला है, बहुत ही पतला है। एक ऐसे इलाके में जहां उम्मीदवार टिकट लेने से इनकार कर दे, तो वहां इसको कैसे इतने वोट पड़ गए कि वो 12, 13 या 14 उसने तहसील नाज़िम की सीटें जीत ली, अगर JUI के नाज़मीन की तादाद इससे ज़्यादा है। और नाज़रीन, एक मज़े की बात यह है कि जो वोट कुल पड़े हैं उनकी गिनती में एक बड़ा पुरलुत्फ़ पॉइंट है जो अखबारात में नहीं आ सका। वो ये है कि जितने वोट PTI ने हासिल किए, एग्जैक्ट उतने ही वोट सिर्फ 50 वोटों के फ़र्क के साथ ANP ने हासिल किए। यानी अगर PTI ने 1,16,500 वोट हासिल किए हैं, तो ANP ने 1,16,000 350 वोट हासिल किए हैं, 400 वोट हासिल किए, यानी 50 या 60 वोटों का फ़र्क है। वरना बिल्कुल एक बराबर वोट दोनों पार्टी ने हासिल किए हैं। मतलब ये है कि PTI जालसाजी और धांधली के वोट शामिल करके भी ANP के बराबर आ सकी है, ANP से ऊपर नहीं जा सकी। और अगर ये धांधली वाले वोट निकाल दिए जाएं, जिनका अगर जायज़ा बारीकी से लिया जाए, तो बहुत सारी धांधली साबित हो जाएगी। तो ये PTI ये सूबा पख्तूनख्वा में दूसरे नंबर से निकलकर 6 या 7वें नंबर पर चली जाएगी। तो अब जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान ने परसों सूबा पख्तूनख्वा की हुकूमत और सरकारी अफसरों को कहा था, ये टास्क दिया था कि मुझे अगला मरहला इलेक्शन का हर सूरत में जीतना है। दूसरे लफ्ज़ों में, हर सूरत में धांधली करो का ये हुक्म था। लेकिन कल जो इनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी गई कि जनाब धांधली भी बहुत मुश्किल है, वोटर भी नहीं है हमारे पास, और सरकारी अमला भी तावन नहीं कर रहा, वज़ीर भी वो ठंडे हैं और सर्द महर हैं, बल्कि ला ताल्लुक़ हैं। तो उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद फिर इमरान खान ने ये फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए कि दूसरे मरहले के मौके पर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में, यानी जहाँ ये सवात है, मालाकंड का इलाका और हज़ारा डिवीज़न, यहाँ बहुत सर्दी होगी, तो ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। मतलब ये है कि जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने बता दिया कि हुजूर आपके बस में तो अब धांधली भी नहीं रही, तो इन्होंने फिर इलेक्शन मुलतवी करने का ये बहाना सोचा। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देता है, ये उसकी सवाबदीद है। वो हो सकता है वो इत्तफाक करे कि हाँ वाक़तन सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा सख्त होगा इन इलाकों में, हो सकता है इत्तफाक ना करे। लेकिन अगर ये सर्दी का मौसम इतना सख्त है तो ये पहले तारीखें क्यों रखी गई थी, ये पहले ही मुलतवी कर देना चाहिए था, ये अब आके क्यों मुलतवी हो रहा है। और यही मामला पंजाब में भी चल रहा है। पंजाब में भी उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट यही है कि जनाब कैसे, ना हमारे पास वर्कर है, ना हमारे पास इंतज़ामिया तावन करने पर तैयार है, और सब ने हवा का रुख देख लिया है, तो कैसे जीतेंगे। चुनांचे यहाँ अब एक और तरह की कोशिश की जा रही है। वो कोशिश ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक रिट अदालत में दायर है। अदालत क्या फैसला करती है वो मुझे पता नहीं। तो उस रिट में कहा गया कि चूंकि इमरान खान ने 3 साल बल्दियाती इदारों को मुअत्तल किए रखा, लिहाजा ये मुद्दत इन इदारों को वापस की जाए। ये 1.5-2 महीने पहले रिट दायर की गई थी और अभी उसकी समाअत वगैरह को मरहला को इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। मतलब यह है कि इनकी मुद्दत 2.5 या 3 साल बढ़ा दी जाए। तो PTI की इजलास में इस बात पर भी सोचा गया है कि अगर इस रिट की मुखालफत ना की जाए
تو آٹومیٹکلی یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ ان کی مدت میں ایکسٹینشن ہو جائے گی اور بلدیاتی انتخابات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہاں سے فرار کا وہ طریقہ ڈھونڈا ہے، یہاں سے فرار کا یہ طریقہ ڈھونڈنے پر غور ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیزتی تو اس پہلو میں بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں نہیں ہوتے، اداروں کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ رسوائی، وہ بڑی بڑی سرخیاں دیکھنے سے تو بچ جائیں گے جو اس کی شکست پر اخبارات لگائیں گے یا ٹی وی والے چلائیں گے، لیکن پھر یہ جو مسلم لیگ کے بلدیاتی اداروں کی حاکمیت جو ہے ان پر جو 3 سال کا ٹھپا لگے گا وہ کیسے؟ خیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی اب کسی حد تک غیر متعلقہ ہو چکی ہے، کیونکہ جانا ٹھہر چکا ہے اور ان کا آنا بھی ٹھہر چکا ہے۔ تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ ظالموں نواز شریف آ رہا ہے۔ اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔